कृष्ण जन्माष्टमी की जगह जगह देखने को मिली धूम, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी और इनेलो ने भले ही चुनाव की तारीखों को बदलने की मांग की हो, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। सीएम नायब सैनी ने खुद चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों का जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा के जरिए बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। सभी दल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। बीजेपी के हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया का बयान सामने आया। उनका कहना है कि बीजेपी और संघ में वैचारिक समानता है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वार पलटवार के साथ साथ रणनीति पर भी जोरों शोरों से काम हो रहा है। वोट साधने में कोई भी दल किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने पर आज फैसला भी हो सकता है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली में बैठक बुलाई है, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद नई तारीख का ऐलान हो सकता है। तो इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामराजी शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। आप दोनों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। ओपी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्या कुछ माहौल है? हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस वक्त एक बार जो भावना, एक बार आवाज को थोड़ा सा जी आप अपनी बात रखिए, थोड़ी देर में ऑडियो सही हो जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हरियाणा के अंदर लोग विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां वो इस तरह से तेज चल रही है। हालांकि प्रचार के अंदर थोड़ी सी एक स्थिरता आई है और प्रचार वाकई में थोड़ा सा कम हो गया है और सभी पार्टियां जो है टिकटों के मंथन को लेकर अपनी मीटिंग का दौर कहीं ना कहीं जारी है। शाम को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों पर कहीं ना कहीं जो मंथन किया जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की बैठक 2 दिन के बाद जो वो कहीं ना कहीं होगी, तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर मुख्य तौर पर मुकाबले में देखने को मिलती है। वहीं अगर जननायक जनता पार्टी या फिर बसपा या फिर इनेलो की बात करें तो ये पार्टियां हरियाणा के अंदर एक प्रभाव रखती हैं। ज्यादा नहीं तो करीबन अगर पिछली बार की बात करें तो 10 सीटें जो है जेजेपी ने जीती थी और 1 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल ने जीती थी। और यही अगर बसपा के चुनाव की बात करें तो 3 से 4% के आसपास औसतन हर चुनाव के अंदर इनका जो है मत प्रतिशत रहता है, जो चुनाव के लेजे से उलटफेर करने में काफी जो है वो अहम रह सकता है। और वहीं अगर जेजेपी और इनेलो या बसपा की बात करें तो उनकी अपनी निगाहें न केवल अपने पार्टी के प्रत्याशियों का जो है टिकट फाइनल करने पर लगी, वहीं दूसरी पार्टियों के जो बागी प्रत्याशी मिलेंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी या हरियाणा में जेजेपी या इनेलो या फिर बसपा गठबंधन में कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे। तो उनके ऊपर भी जो कहीं ना कहीं अपना होमवर्क एक तरीके से जो वो कर रहे हैं। अगर हरियाणा के अंदर एक नया सियासी जो है वो एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। जननायक जनता पार्टी जो चंद्रशेखर रावण है उसकी पार्टी से संभवतः आज गठबंधन का ऐलान कर सकती है। दोनों पार्टियों की जो है वो राजधानी दिल्ली में करीबन 2 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो अब जो एक दलित वोट बसपा को लेकर इनेलो को मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले जो 5-6 साल की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मायावती एक तरह से मतलब एक राजनीति से थोड़ा सा दूर हो गई, तो कहीं ना कहीं उनका जो दलित वोट, जो पेट वोट उनका माना जाता था, वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हुआ। तो ऐसे में यूपी के अंदर जो चंद्रशेखर रावण की पार्टी है वो कहीं ना कहीं तेजी से ऊपर रही है और आसपास के जो राज्यों में भी चंद्रशेखर
की जो है फैन फॉलोइंग जो है बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उसी का फायदा उठाने के लिए जननायक जनता पार्टी ने बसपा से जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर रावण की पार्टी से जो एक तरह से समझौता उन्होंने किया। अब देखते क्या रंग लेकर आता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी तक हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर रही है, लेकिन अंदर खाते अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में कांग्रेस के ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बढ़ता जा रहा है। बताया जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है जिनके नेता अखिलेश यादव, उन्होंने भी हरियाणा में यादव बहुल्य 5 सीटें मांगी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन के तहत कुछ सीटें की जो है वो मांग करी। हालांकि कितनी सीटें मांग रही है इसका खुलासा अभी तक जो नहीं हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन की एकता बनाए रखनी है तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इस बारे में त्याग करना पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन त्याग नहीं करता तो हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन हो सकता है कि टूट जाए। तो अभी बहुत सारी बातें जो है वो बाकी हैं, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। भी नॉमिनेशन में भी वक्त है और विड्रॉल वगैरह काफी कुछ है, पार्टियों की मैनिफेस्टो को लेकर भी जो है सभी तरीके से काम जो है वो चल रहा है। और 28 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाने के लिए विभिन्न बड़े नेताओं, विधायकों, पूर्व मंत्रियों की जो ड्यूटियां लगाई हैं वो 28 तक पूरे प्रदेश के अंदर जाकर लोगों से जो है वो सुझाव एकत्रित करनी है और उसके बाद देखते कितनी जल्दी कौन पार्टी अपना जो है वो मैनिफेस्टो जारी करते। वहीं चुनाव आयोग भी पैरेलल अपने तरीके से चुनाव के ऊपर नजर रखे हुए 10,000 या उससे ज्यादा की का भुगतान करने के लिए जो प्रत्याशी है उसको ऑनलाइन या चेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन जो माना जाएगा और उसके ऊपर कार्यवाही भी जो है वो नियमानुसार की जा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फिलहाल अगले 3-4 दिन तक हरियाणा का जो सियासी माहौल है वो थोड़ा सा जो है वो शांत रहने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां टिकट को लेकर मंथन में जुटी हुई। हालांकि पार्टी के जो स्थानीय स्तर के नेता हैं, कुछ एक बड़े नेता भी जो है अपना प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के अगर बीजेपी से जनता मांगे हिसाब अभियान जो है वो दीपेंद्र हुड्डा कहीं ना कहीं चला रहे हैं। अगर हरियाणा में बात करें तो आज मुख्यमंत्री नायब सैनी के 2 प्रोग्राम है, रोहतक और करनाल के अंदर उनके 2 अलग से प्रोग्राम। कल भी उनके कुरुक्षेत्र, हिसार सहित एक अन्य जगह कुल 3 प्रोग्राम थे। तो कह सकते हैं कि हरियाणा में प्रचार की कमान मुख्यमंत्री संभाल रही, जबकि बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो एक तरह से अपना जो है वो प्रत्याशी के ऊपर मंथन कर रही है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के पास भी है। बहरहाल अब सभी को 1 अक्टूबर का इंतजार होगा और उस दिन जनता क्या उम्मीद करती है। और साथ में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज जो चुनाव आयोग ने शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की शुरू हो चुकी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हरियाणा के अंदर मतदान बदलने की बीजेपी, इनेलो या जेजेपी ने मांग की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रामराजी शर्मा जी, देखिए मंथन का दौर तो जारी है, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों का एनालिसिस किया जाए तो मुकाबला 50-50 था और अभी चुनाव को बीते ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो क्या रणनीति बनाई जा रही है, कैसे टक्कर देंगे? देखो जी, लोकसभा का चुनाव था जो भावना जी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो इन्होंने झूठ बोल के ये 2-4 सीटें जीती थी। इन्होंने क्या नाम है काट की हंडी चढ़ाई थी, वो उसमें ये थोड़ा सा कामयाब हो गए थे। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आ जाएंगे सालाना, 8,500 रुपए महीना आ जाएंगे खटाखट फटाफट। वो झूठे गारंटी कार्ड बहनों को दिए, बहनें पीछे पीछे भाग रही हैं या आगे भाग रहे हैं। तो जिस तरह से इनने ठगी ठोरी करके 2-4-5 सीटें जीती थी, जनता में रिएक्शन है। काट की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। और जिस तरह से, अरे पहले चुप हो जाए, सुन तो ले यार। भाषा का प्रयोग सही किया कर। हाँ, कोई बात नहीं, भाषा तू सिखाओगा क्या? एडवोकेट हूँ मैं, क्या सिखाएगा मेरे को तू? दूसरा तमीज नहीं है बात करने की, ठगी चोरी बोलता है। हाँ, जनता के मत को ठगी और जनता के वोटों के क्या ठगी नहीं करी तुमने? जनता के वोटों के ठगी नहीं करी तुमने? झूठ बोला तुमने। और वो झूठे गारंटी कार्ड बांट रखे हो, वो तो बांट रहे हैं, वो झूठे गारंटी कार्ड
उन झूठे गारंटी कार्डों का क्या होगा जो बांट रखे तुमने? जनता को ठगी बोलता है, शर्म नहीं हाँ, आती? और जो जनता का वोट नहीं फेंका तुमने झूठ बोल के? ठगी ठगी फालतू जनता के झूठ बोल गया मतलब जनता संविधान तुमने क्यों झूठ बोला? नीरज जी आपको भी मौका दिया जाएगा, नीरज जी आपको भी मौका दिया जाएगा और भाषा का मर्यादा दोनों ही बनाए। मैंने झूठ बोला वहाँ पे? रामराज्य शर्मा जी आप में से कोई एक तो शांत हो जाइए। अरे ये आरक्षण को खत्म कर सकता है क्या? उम्मीद नहीं है बात करने की। क्या हाँ, झूठे गारंटी कार्ड बांटे नीरज तुमने। जी एक सेकंड शांत हो जाइए, हम बात कर लेंगे। तू सिखाएगा क्या? मर्यादा तू सिखाएगा हमारे को? नीरज जी जब आपकी बारी आएगी आप बिल्कुल अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा और रामराज्य शर्मा जी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। ऐसा बोलने वाला तो वहाँ जाना हुआ 12 साल की बिटिया से 12 साल की बिटिया से गैंग रेप कर रखे वहाँ पे, वहाँ तो नहीं बोलता जाके लड़कियों लड़ सकती है, वहाँ तो नहीं बेचता वहाँ पर अयोध्या में 12 साल की बिटिया से गैंग रेप कर रखा वहाँ पे कलकत्ता में एक बिटिया के साथ में गैंग रेप किया, उसका मर्डर हो गया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलता? फिर क्यों नहीं बोलते तुम्हारे नेता वहाँ पे? नीरज जी और तुम्हारी पार्टी का एक नेता वहाँ पे कश्मीर में जाके क्या कहता है वहाँ पे? क्या कहता है वहाँ पे? हम उग्रवादियों को छोड़ देंगे? रामराज्य शर्मा जी आप ही शांत हो जाइए, थोड़ा आप ही धैर्य रखिए। मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ, आप बोल एक सेकंड पहले दोनों शांत होइए। मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। अरे भले आप आदमी वहाँ पे आपकी बात मुझ तक नहीं पहुंच रही है, किसी की बात नहीं पहुंच रही है। ऐसा मैं इनको बताना आप चाहूंगा। पहले 2 मिनट दोनों शांत हो जाइए। इनका एक कांग्रेस का नेता है, इनका कांग्रेस का नेता है रशीद खान। रशीद देखिए खान ऑडियो मुझे आउट कराना पड़ेगा, प्लीज शांत हो जाइए। भावना जी सिर्फ मैं इतनी बात कहना नीरज जी आपको मौका दिया जाएगा, आपको कब मौका नहीं दिया गया? नीरज जी दिया जाएगा मौका आपको। इतना बड़ा हो गया क्या? तो बात नहीं, इसकी इनकी हिम्मत कैसे होती है? ठगी चोरी ये ठीक है नीरज जी जब आपका मौका आएगा तब आप बता दीजिएगा। वहाँ पे इसे तमीज नहीं है, बुढ़ा होने को आगे तू तमीज सिखाएगा क्या? रामराज्य शर्मा जी आप भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए, थोड़ी देर शांत हो जाइए प्लीज, ऑडियो आउट कराना पड़ेगा प्लीज। तेरा नेता क्या बोलता है कश्मीर में जाके? क्या आतंकवादियों को हम छोड़ देंगे? ठीक है आप लोग अपनी बहस कंटिन्यू रखिए, हम रवि शर्मा से बातचीत कर लेते हैं। ठीक है आप आपस में ही लड़ लीजिए। रामराजी जी, ठगी चोरी वाकई में एक गलत शब्द है, कम से कम आप लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखें, ठीक है ना? आप दूसरे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 करोड़ जनता है जिनके साथ ठगी चोरी हुई भी 5 नहीं, आप थोड़ा सा आप सभी को मौका दिया जाएगा, मुद्दों में इनको सीमित रह सकते हैं। आप तू तो बात कर रहे हैं, इनसे पूछना चाह रहा हूँ करता हूँ। अरे तुम सरेआम आपको शर्मानी चाहिए। तो बीजेपी का सबसे आतंकवादियों का सरेआम आतंकवादियों छोड़ने की बात करने लगे। रामराज्य शर्मा जी बोलने दीजिए थोड़ी देर, आपके पास चुनावी मुद्दों को लेकर आएंगे। कंधार कांड में कौन छोड़ के आया था ये आप बता दोनों दो। ही शांत हो जाइए, दोनों को ही मौका मिलेगा, ऐसे तो किसी की बात भी सामने नहीं आ पाएगी। जीओपी देखिए कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी आतंकवाद फैला रही है। आपके रईस रशीद खान, मैं भेजो वीडियो वहाँ जम्मू कश्मीर में क्या बोला उसने जाके, उसने रामराजी जी मेरे सवाल का जवाब दे दो, मेरे सवाल का जवाब देता लो। जो वो कंधार कांड हुआ था उस वक्त आतंकवादियों को किसने छोड़ा था, जरा ये भी बता दो एक बार, फिर अगला आपके सवाल लूंगा। कंधार कांड में आतंकवादियों को कौन, आप बताओ ना। हमने तुरंत कौन सा मंत्री था? नहीं, अगर आपकी नहीं जितनी आपकी कंधार कांड का बताइए ना, कब बदला लिया था? कौन था कंधार कांड का जो हमारा अमृतसर से प्लेन उठा के अफगानिस्तान में उतारा, तब आतंकवादी किसे उतारा था? कौन सा? ठीक है देखिए क्या परिस्थितियां अब शांत हो जाइए रामराज्य शर्मा जी। ठीक है तो अब कमाल कर रहे सर, आप 1 करोड़ जनता के पार्टी ने का इस्तेमाल ना करें। रामराज्य शर्मा जी देखिए गरिमा बनाए रखिए, थोड़ी देर शांत रहिए, आप दोनों को मौका दिया जाएगा, प्लीज शांत हो जाइए रामराज्य शर्मा जी। वहाँ पे ऐसा है अगर कुछ कोई सिखाए तो सीख लेना चाहिए। और वो बोल रहे हैं हम जो इनकाउंटर में आतंकवादी मारे गए हैं उन परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे, और जो आतंकवादी जेल में हम उनको छोड़ेंगे, और इनको बीजेपी वालों को बीजेपी RSS वालों को वो आतंकवादी बताता है। इसकी हिम्मत कैसे होगी? आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है रामराज्य शर्मा जी आगे थोड़ी देर शांत हो जाइए प्लीज। करते हैं आप यह बताइए, समर्थन विरोध करते हैं। आपकी पार्टी के नेता ने रशीद खान ने जो बात कही, आप उसकी बात का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? नीरज गुप्ता, मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ ये बात।
और दूसरा मैं आपको बता दूं, तमीज से बात किया कर, तमीज से बात किया कर। अगर अरे छोटे में तमीज तू सिखाओगा मेरे को, तमीज से बात किया तू सिखाओगा। अच्छा दूसरी बात मैं भावना जी बताना चाह रहा हूँ आपको। नहीं मैं नहीं सुन पाऊंगी, माफ कीजिएगा, नहीं सुन पाऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ओबीसी शांत हो जाइए, मौका आपको ही मिलेगा। उन्होंने क्या तोपची इतना तोपची हो गया, 7 साल का हो गया, मैं उसका बताने लग रहा हूँ, मुझे सुन नहीं रहा। ऐसा है भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से झूठ बोल के इन्होंने ये वोट अभियाए, काट की अंधी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। वो इनकी काट की अंधी चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं। जनता जाग चुकी है। दूसरा मैं बताऊं, जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किए हैं, हमारी सरकार ने किसान के हित में जो काम किए हैं, मजदूर के हित में काम किए हैं, छत्ती बरादरी के हित में काम किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किए होंगे। हमने लगभग 58 साल में राव वीरेंद्र सिंह पहले ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हरियाणा के बने थे। जब हरियाणा का निर्माण हुआ, पंडित भगवत दयाल पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में सेकंड मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से लगभग 58 साल के बाद में हमारी भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी ने बनाया। क्यों? भाजपा पार्टी ने यह महसूस किया ओबीसी समाज राजनीतिक दृष्टि से थोड़ा सा पीछे रह गया है। एक भाई को आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कोई पिछड़ जाए, उसको हाथ पकड़ कर बराबर में खड़ा कराया जाए, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। क्या ये एससी-बीसी समाज से, ओबीसी समाज से ये सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? और पीछे इन्होंने क्यों नहीं बनाया, उस बात का जवाब दे। दूसरा, जिस तरह से नौकरियां इनके टाइम में मिलती थी, नौकरियां इनके टाइम में सिर्फ सीएम अपने बच्चों को, अपने क्षेत्रों को नौकरी देता था। सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के बच्चों को नौकरियां मिलती थी। हमने उसे परिवारवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमने इस वाद को तोड़ा। आज किसान, मजदूर, गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर, तो 36 बरादरी का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था। आज पूरे हरियाणा के बालक नौकरी लग रहे हैं, वो भी मेरिट के आधार पे। आप किसी गांव में जाके देख लो, किसी गांव के 2 बालक लग रहे हैं, किसी के 5 लग रहे हैं, किसी के 10 लग रहे हैं, वो भी मेरिट के आधार पे। अच्छा, दूसरा इनके यहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, वो बात हमारे यहाँ गरीब किसान का बेटा हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। इनके यहाँ टूट, इनकी पार्टी में फूट बहुत है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है नीरज जी, देखिए परिवारवाद, गुटबाजी को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे संगीन आरोप लेकर आप जनता के बीच कैसे जाएंगे? हमारी पार्टी में आपसी छूट है या नहीं है, वो हमारी पार्टी का मामला है। भैया आपको क्या दिक्कत है, आप अपनी पार्टी को संभालें। नंबर 1, हमारी जो फूट होगी हम खुद दूर कर लेंगे, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने काम किया, आपके 10 साल का हिसाब किताब मेरा है, सबको पता है आपने क्या किया। हर वर्ग को लाठी से मारा है, कोई वर्ग ऐसा नहीं तो लाठी ना चलाई हो। अगर आपने इतना अच्छा ही काम किया होता 2014 से 19 में आते तीसरी बार सरकार बनी केंद्र में, बीच में बोलने लगे। चुप कराई इसे मैडम जी, इसकी ये तो दिक्कत है। अपने बारे में बोल के ये व्यक्ति इतना फेमस हो चुका है कि दूसरे की डिबेट खराब करने के लिए मेरे ऊपर से आदेश है, ऐसे प्रवक्ता का जैसे बदतमीजी करेगा वैसे ही जवाब दे देगा। मैं पहली बार अपना आपा क्यों खो रहे हैं? आप यहाँ जनता के लिए बोलने के लिए बैठे हैं ना, तो मैडम को चुप कराइए ना। तो ठीक है, मैंने उनसे बोला ना चुप होने के लिए। हाँ, रामराज शर्मा जी, आपको मौका दिया गया, थोड़ी देर शांत हो जाइए। कहने से हर पार्टी अपना दिखाती है, मैंने ये काम किया, वो काम किया, जनता विश्वास करेगी। हम पे 10 साल का पूरा हिसाब तैयार है और 10 साल का इनका हिसाब पूरा तैयार है। जो बात करते रशीद खान की, उसकी खान की, अगर उसने बयान दिया है, गलत दिया है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी लेगी, कांग्रेस के प्रति कार्रवाई करेगी। आपकी तरह नहीं, आपकी महिला नेत्री ने उसको बना दिया एमपी जो बनी बैठी है, और जिसको बोल दिया किसानों को अत्याचारी, बलात्कारी, मर्डर, और पहले भी ऐसे बयान दे चुकी हैं। उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आतंकवादी समर्थन करे उसके बारे में बोलना, पार्टी ने सिर्फ लेटर जारी करके कर दिया। जम्मू कश्मीर का प्रभारी है, रशीद खान नाम है उसका। वीडियो भेजो उसका, वीडियो। ये बदतमीज आप देशद्रोहियों का साथ दे रहे हो, देशद्रोहियों का जाहिर होता है। ये देखो बोलते रहेगा, ये नहीं चुप रहेगा। मैं बोल लूँ भाई, मैं
ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है नीरज जी और रामराजू शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, ठीक है ओपी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बहसबाजी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर जनता किसे अपना हितैषी मानती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। ईश्वर कौन है?